नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी को 2015 के बाद से पहली विधानसभा चुनावों में जीत का स्वाद मिला है। इसके अलावा केरल और पश्चिम बंगाल में बीजेपी पहली बार खाता खोलने में कामयाब रही है। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए कितने अहम हैं, ये कामयाबी कितनी बड़ी है, इसी पर खास बातचीत के लिए मोदी सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी आज हमारे साथ हैं। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। लेकिन आपसे बातचीत हम करें उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं बीजेपी के लिहाज से आज के चुनाव नतीजों पर। उत्तर पूर्व में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। असम में सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में बीजेपी अकेले दम पर बहुमत के करीब है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का पहली बार खाता खुला है। 3 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। वहां पर बीजेपी की सहयोगी गोरखा जन मुक्ति मोर्चा ने भी 3 सीटें जीती हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर करीब 10.2%। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में बीजेपी गोरखा जन मुक्ति मोर्चा का मिलाकर के वोट शेयर करीब 11%। केरल में पहली बार बीजेपी का खाता खुला है। 1 सीट मिली है। नेमम सीट से वरिष्ठ बीजेपी नेता ओ राजपाल को पहली बार जीत हासिल हुई है। राजगोपाल अब तक 11 विधानसभा और 6 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। यह 18वां चुनाव था। केरल में 2011 के चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर अगर बात करें तो 6% से ज्यादा था। सीट एक भी नहीं थी। 2016 चुनाव में वोट शेयर करीब 10.6%, यानी 5 साल में 4.5% वोट शेयर का इजाफा। तमिलनाडु की अगर बात करें, तमिलनाडु में बीजेपी का वोट शेयर करीब 3% था। कामयाबी कोई नहीं थी। पुडुचेरी में बीजेपी का वोट शेयर 2.4% रहा और कामयाबी कोई नहीं रही। प्रकाश जावड़ेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, आज खुश तो बहुत होंगे आप। जी, निश्चित 2 कारणों से। एक, ये 5 राज्यों के चुनाव ऐसे थे जहां बीजेपी कहीं भी सत्ता में नहीं थी या ज्यादा कोई ताकत नहीं थी, और कांग्रेस 2 राज्यों में सत्ता में थी। लेकिन दोनों जगह से सत्ता से कांग्रेस चली गई और बीजेपी ने एक महत्वपूर्ण राज्य आसाम, जो पूर्व और पूर्वोत्तर भारत का केंद्र है, उसमें जीत पाई और पश्चिम बंगाल में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, केरल में कराई जी। तो इसका मतलब है कि बीजेपी बढ़ रही है, कांग्रेस घट रही है। प्रकाश जी, खुशी किस बात की ज्यादा है, बीजेपी के जीतने की या कांग्रेस के हारने की? बीजेपी दोनों की, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। आखिर 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। कांग्रेस ने जिस तरह से नकारा राजनीति खासकर पिछले 2 साल में की है कि कोई काम होने नहीं देंगे, राज्यसभा में हमारा नंबर ज्यादा है इसलिए हम एक भी आपका काम होने नहीं देंगे, एक बिल नहीं होने देंगे, इस तरह से जो एक एटीट्यूड लिया, ये जनता को बिल्कुल पसंद नहीं है। और लोकसभा राज्यसभा में तो वो कोऑपरेशन होता है देश के हित के लिए और वो रहना चाहिए। दूसरी बात है कि बीजेपी की बढ़त इन राज्यों में और आसाम मिल जाना, हमारा अलायंस भी अच्छा था, हमारा लीडरशिप था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पूर्वोत्तर को विकास के लिए एक अपनी प्रतिबद्धता पहले से उनकी है, और वो हमें सभी मंत्रियों को भी कहते हैं कि बहुत ध्यान देकर ये पूर्वोत्तर भारत को मेन मुख्य धारा का और मुख्य धारा जितना विकास पर लाना है, ये करते हैं, और पूर्वी भारत को भी। तो ये भी साबित हुआ। केरल में 2 पार्टियों के संघर्ष में कभी भी तीसरा कमल फूलने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि हम 5-6% पर अटक जाते थे। इस बार लगभग 3 गुना वोट हुए हैं, 15% के लगभग हम जा रहे हैं फाइनली। तो ये एक बड़ी कामयाबी है और इसलिए ये हम निश्चित रूप से मानते हैं कि बीजेपी की बढ़त है। और बीजेपी को एक प्रचार, तमिलनाडु पुडुचेरी में पहली दफा हमने 30 कैंडिडेट लड़ाए जी। तो यहां जहां हमारा काम भी नहीं था, आज घर घर कमल पहुंच गया है, घर घर मोदी का संदेश पहुंच गया है, घर घर। और अभी जिन्होंने हमारे साथ अलायंस नहीं किया वो तो भुगत रहे। जी, आपने कहा कि राज्यसभा में कांग्रेस कोई काम नहीं होने देती थी, जाहिर सी बात है वो ज्यादा ताकतवर थी। अब इन 5 राज्यों में जो कांग्रेस की हालत हुई है प्रकाश जी, उसके मुताबिक राज्यसभा में भी वो कमजोर पड़ेंगे। लेकिन सच्चाई ये भी है कि राज्यसभा में वो कमजोर पड़ेंगे लेकिन आपकी ताकत नहीं बढ़ेगी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि दीदी के साथ, अम्मा के साथ राष्ट्रीय स्तर पर किसी तरह की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर विचार कर रहे हैं क्या आप? क्या ये मुमकिन है क्या ऐसा हो जाए?
देखो, वो कोई ना जयललिता ना ममता हमारे अलायंस का सदस्य नहीं है, लेकिन हम तो कांग्रेस से भी, क्योंकि देश हित में संसद में, लोकसभा में सारे बिल पास हो रहे हैं जी। और यहां अटकेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो कांग्रेस से भी बात करते हैं, हम तो कम्युनिस्टों से भी बात करते हैं। तो ये तो दोनों पार्टियां तो स्वतंत्र रूप की पार्टियां हैं, तो उनको क्यों नहीं, सबके बात करेंगे और ले जाएंगे आगे, क्योंकि देश की तरक्की नहीं रुकना चाहिए, ये मुद्दा है जी। और कांग्रेस जनता से कितनी कट चुकी है उसका भी ये प्रमाण है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, ये इसलिए नहीं कि किसी पार्टी का हमें केवल विरोध करना है, जी जी। इसलिए कि कांग्रेस ने केवल परिवारवाद की सोची, एक परिवार की भलाई और एक परिवार के ही सारे मुद्दे उनके प्रश्न हैं, और भ्रष्टाचार का कमाल दिखाया और देश का पूरा कबाड़ा हो गया एक तरह से कि विकास की जो संभावनाएं थी वो खत्म कर दी। इसके लिए कांग्रेस का विरोध करते हैं जी। और इसलिए हम कहते हैं कि अब तरक्की के लिए, सुशासन के लिए, करप्शन फ्री गुड गवर्नेंस के लिए भारतीय जनता पार्टी का उदय, और यही गरीब की आकांक्षा है। मैं तमिलनाडु में जाता था, बहुत प्रचार करता था जी। तो बहुत प्रचार में ये मुझे दिख रहा था कि वहां हमारा कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि लोकल हमारी लीडरशिप या उम्मीदवार उस चुनाव क्षेत्र में 5 साल मेहनत नहीं किए हुए थे। अगर वो करते हैं तो 10-15 हजार वोट तो अपने आप मिल जाते हैं जी। लेकिन ऐसे उम्मीदवार नहीं थे बहुत सारे, तो इसलिए हमें मालूम था रिजल्ट क्या आने वाला है। लेकिन ये मैं देख रहा था कि गरीब लोग बिल्कुल मुफ्त मिलने वाली फ्रीबीज के लिए तैयार नहीं है, वो स्वाभिमान की जीना जिंदगी चाहते हैं, वो रोजगार चाहते हैं। और जब हम कहते थे कि मोदी जी का यही आपका है कि हम कोई मुफ्त में चीज नहीं देंगे, लेकिन आपको सम्मान की जिंदगी देंगे, आपकी चुनाव की जिंदगी देंगे, यानी चुनने की जिंदगी देंगे, चॉइस, और एक अभिमान की, स्वाभिमान की, एक सम्मान की जिंदगी देंगे, क्योंकि हम आपको रोजगार मुहैया कराएंगे, अच्छी शिक्षा, अच्छा कौशल। लेकिन फिर भी प्रकाश जी, अम्मा के फ्रीबीज की तरफ चली गई तमिलनाडु की जनता, मिलता था। फिर भी अम्मा के फ्रीबीज की तरफ चली गई तमिलनाडु की जनता। ऐसा है नहीं, ये सच नहीं है विश्लेषण। मैं आपको बता रहा हूं, वो अलग कारणों से है। तमिलनाडु में 100 करोड़ रुपए इलेक्शन कमीशन ने सीज किए, रकम 100 करोड़ है। यानी एक तरह से इलेक्शन कमीशन का सारा खर्चा तो निकल गया उसमें। तो 100 करोड़ रुपए जब्त हुए, यानी कितने पैसे बहे होंगे और बटे होंगे, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अगर बीजेपी के प्रदर्शन की बात करें प्रकाश जी, तो 2014 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु से आपके एक सांसद जीते थे। अब इस बार का वोट शेयर देखें तो 3% से भी कम है। आपने कहा आप तमिलनाडु गए थे और आपको परिणाम की उम्मीद थी, क्या आपको पता था एक भी सीट नहीं आएगी वहां से? नहीं थी, नहीं, बिल्कुल कल्पना थी, इसलिए क्योंकि उस समय जो एनडीए हमारा था वो 4 बड़ी पार्टियां, रीजनल पार्टीज थी, लेकिन उन्होंने एक अलग होके बनाया, पीएम के अलग से लड़ा, उनका भी कोई खाता नहीं खुला, या एक आध दूसरी सीट होगी तो होगी, नहीं तो वो भी नहीं है। फिर जो दूसरा विजयकांत और वाइको जो हमारे साथ थे, वो और कम्युनिस्ट मिलके एक उन्होंने अलग गठन बनाया, गठबंधन, लेकिन उनको भी कोई सीट नहीं मिली। तो जब इतनी बाइपोलर कॉन्टेस्ट होती है और पहली दफा एक तरफा न होते हुए 128 बनाम 102 ऐसा पहली दफा रिजल्ट आ रहा है, तो ये निश्चित है कि ये बाइपोलर ही हुआ तो लोगों ने केवल डीएमके एडीएमके बीच में एक का चुनाव करना था और इसलिए बाकी पार्टियों को वोट नहीं मिला है। लेकिन हम सब जगह लड़े, सब जगह गए, लोगों ने स्वीकार किया, मोदी जी के लिए लोगों का प्यार है और वो लोकसभा के चुनाव में व्यक्त तो होता ही है। पिछली दफा लोकसभा में अम्मा शायद प्रधानमंत्री बन सकती है, ये एक भावना थी, लेकिन अब आने वाले चुनाव में आप देखोगे तमिलनाडु में फर्क पड़ेगा। जी अच्छा, असम में तो कमल ने कमाल कर दिया, इसका क्रेडिट आप किसे देंगे? इसका क्रेडिट जैसे मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी की जो दृष्टि है, पूर्वोत्तर पर खास ध्यान देने की जो दृष्टि थी, केवल राजनीतिक इच्छा के कारण नहीं, केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं, एक प्रतिबद्धता के तहत पूरे पूर्वोत्तर भारत पर अन्याय हुआ है, उनको विकास से वंचित रखा गया है और उनको विकास की बहुत संभावना है और विकास करने से वहां बहुत अच्छा
काम हो सकता है, रोजगार निर्माण हो सकता है, और वो प्रकृति भी बहुत अच्छी है। वहां की जो सारी मिलिटेंसी है, इसका जन्म भी एक तरह से विकास न होने पर होता है। अगर विकास होता है, रोजगार मिलता है, तो मिलिटेंसी नहीं चलती जी। और इसलिए ये भी खत्म होगी। तो ये सब विकास का एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण लेके मोदी जी प्रतिबद्ध थे। तो सब पूरी सरकार 2 साल लगी है और कंटिन्यूअसली लगी रहेगी ये और पूर्व भारत के लिए भी, क्योंकि पश्चिम भारत जितना तरक्की किया है, मध्य भारत जितना तरक्की किया है, उतना पूर्व भारत और पूर्वोत्तर भारत ने नहीं किया है जी। उनको भी मुख्य धारा तक और मुख्य धारा जैसे तरक्की का करना है, ये उनकी प्रतिबद्धता है। तो उसका परिणाम है जी। और वो लोगों को भाया। जी बिल्कुल। असम में जब प्रधानमंत्री प्रकाश जी गए थे तो मुझे याद है उन्होंने कहा था कि मैं यहीं की चाय बेचा करता था और मैं कर्जदार हूं असम का। तो अब वक्त आ गया है असम का कर्ज चुकाने का, और वो हम चुकाएंगे। और ये जो हमारी पार्टनरशिप हुई, एजीपी भी साथ में आई, बोडो पार्टी भी साथ में आई, तो इसका भी बहुत महत्व है, क्योंकि फिर एक अच्छा मजबूत संगठन होने से लोगों के मन में आशंका नहीं रहती और विकल्प ढूंढना नहीं पड़ता है, सीधे लोग यहां पहुंचे। और जिस तरह से कांग्रेस का खोखलापन देश भर में उजागर हो रहा है जी जी। और 15 साल की जो करप्शन और नाकामी आसाम में दिखी है वही चली है, और इसलिए आसाम में ये जो जीत है ये बहुत महत्वपूर्ण है जी। और हमने सर्बानंद सोनोवाल को प्रेजेंट भी किया था और उनका चेहरा लोकप्रिय भी था और लोगों ने स्वीकार भी किया था जी। तो ये पहले से ही दिख रहा था, लेकिन इतनी अच्छी सफलता मिली, यह हमारे कल्पना थी, वैसा ही हुआ। इसके लिए बहुत सबको धन्यवाद दिया है हमारे पार्टी अध्यक्ष जी ने। पार्टी अध्यक्ष जी ने भी इन राज्यों पर बहुत कमाल का ध्यान दिया पिछले 18 महीने में कि केरल हो, बंगाल हो, आंध्र हो, तेलंगाना हो, पुडुचेरी हो, तमिलनाडु हो, ओडिशा है, और फिर ऊपर आने के बाद बंगाल है जी जी। और आसाम है और नॉर्थ ईस्ट है। इन सभी राज्यों के प्रति ज्यादा ध्यान देकर पार्टी भी मजबूत हो, इसके भी प्रयास किए। उसका भी एक सफलता में ये मुद्दा है। आपने कहा कि आपने असम में एजीपी और बोडो के साथ चुनाव लड़ा, विपक्षी इसी को लेकर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि सर्बानंद सोनोवाल जो है एजीपी से बीजेपी में आए और आपके कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हिमंत बिश्व शर्मा थे जो कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी में आए। प्रकाश जी, वो आपकी असम में हुई जीत को कह रहे, विचारधारा की जीत कहां हुई? ये तो रणनीतिक जीत है एक तरीके से। नहीं, ये तो सोनोवाल जी आज नहीं आए हैं। सोनोवाल जी हमारे कितने सालों से काम कर रहे हैं। वो पहले एजीपी में थे, लेकिन पहले एजीपी में थे तो बहुत समय अब बीजेपी के एक्टिव काम कर रहे हैं और वो हमारा चेहरा बने, कार्यकर्ताओं का विश्वास प्राप्त किया, लोगों का भी किया। और हेमंत बिश्व शर्मा भी आज चुनाव के पूर्व संध्या पर नहीं आया, पूरे 1 वर्ष भर काम कर रहे हैं। और वो उनका भी एक निश्चित रूप से ऐसे सबको जोड़ना तभी होता है या प्रभाव तभी बढ़ता है जब सभी को जोड़ते जाते हो। और यही तो काम होता है। बढ़ती हुई पार्टी के पास ही लोग आएंगे ना, लोग बाहर दूसरी तरफ थोड़ी जाएंगे। डूबती हुई नदिया में कौन जाएगा? जी। अच्छा, इस असम के अलावा बाकी के राज्यों में अपने प्रदर्शन पर आप क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल की बात करें तो 3 सीटें आपकी आई हैं। मैं कहूंगा पश्चिम बंगाल की बात अगर करेंगे जी, पश्चिम बंगाल का विजय मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि वहां कम्युनिस्ट भी हिंसा करते हैं और टीएमसी भी हिंसा करती है। उसमें हमारी एक ताकत बनी रही, बढ़ती गई और बढ़कर आज हमने एक हमारे अलायंस के साथ एक सीटें भी पाई और 10-13% का वोट भी पाया। ये कम ताकत नहीं है। लेकिन प्रकाश जी कहते हैं कि दो के झगड़े में तीसरे का फायदा होता है। जिस तरीके से आपने कहा कि वहां पर लेफ्ट पार्टीज भी लड़ती रहती है, लड़ाती रहती है, टीएमसी भी लड़ती है, तो इन दोनों की लड़ाई का फायदा बीजेपी को जितना होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। पहले चुनाव में नहीं होगा, लेकिन अगले चुनाव में बहुत होगा, क्योंकि अब 13% वोट लेफ्ट के कम हुए हैं पश्चिम बंगाल में। ये बहुत बड़ी बात है। पश्चिम बंगाल में सीटें केवल उनकी नहीं कमी हुई है, उनके वोट घटे हैं और हमारे वोट बढ़े हैं। तो अल्टरनेटिव हम इमर्ज कर रहे हैं और लेफ्ट अब इतिहास में जाएंगे, क्योंकि वो अब रेलेवेंट नहीं रहे, प्रासंगिक नहीं रहे। उनके पास
न सभी समाज के सभी वर्गों का कोई प्रतिनिधित्व है, न नए युवक बहुत संख्या में है। तो नए युवक और सभी तबके बीजेपी से जुड़ रहे हैं, तो बीजेपी अल्टरनेटिव इमेज करेगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो इस दृष्टि से तो